अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 मौज़ूआत पर बड़ी क्विकली क्रिस्पी गुफ्तगू करेंगे और आपको मालूमात देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानी ऑपरेशन शुरू हो गया है, उसकी क्या तफसील है थोड़ी सी हम वो बताएंगे। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, बिलखसूस पंजाब में जाएंगे जहाँ से एक मूव हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की। इसकी क्या हकीकत है, फ़खर दुरानी इस पे अपडेट देंगे। और फिर तीसरे नंबर पर हम मुख्तसर सी बात करेंगे कि पाकिस्तान में अक्टूबर 2024 में, इस साल अक्टूबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसे कहते हैं, उसकी इजलास हो रहा है। उस इजलास में मुतवक्का तौर पर कौन कौन आ सकता है या नहीं आ सकता, उसके बारे में मुख्तसर सी बात होगी। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक हैं? शाह जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? बहुत बहुत दुआएं। अच्छा शाह जी, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आप बताएं ये ऑपरेशन के हवाले से आपके पास बड़ी कोई अहम इन्फॉर्मेशन है क्या? बिल्कुल फ़खर, जो खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि बाजोड़ में एक धमाका हुआ कल, उसमें सेंटर हिदायतुल्लाह शहीद हुए। मेरे पास इतलात ये आई हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने गैर एलानिया ऑपरेशन शुरू कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा में एंड पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, वैसे तो कहते हैं ना कि ऑपरेशन कभी रुका ही नहीं था, लेकिन मैं फॉर्मल बात कर रहा हूँ। मेरे पास ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया है कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है ना, ये तो नाम अभी इधर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, लेकिन अमली तौर पर जो ऑपरेशन है उसको पता नहीं क्या नाम देते हैं, ये उस ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। अच्छा, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा है ये बैटल ग्राउंड बन गई है अस्करियत पसंदों की, दहशत गर्दों की, मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ और ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और इसी तनाज़र में ये जो सेंटर हिदायतुल्लाह का जो शहादत हुई है, बाजोड़ में धमाका हुआ है, ये उसी का रद्द-ए-अमल है कि इन्होंने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। ऐलान नहीं किया लेकिन आगाज़ अमली तौर पे कर दिया। गैर एलानिया जो है, गैर एलानी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बंदे भी इन्होंने पकड़े हैं और बंदे पकड़ के वही जो पुराना तरीकाकार था, इंटर्नमेंट सेंटर्स में रखे जा रहे हैं। अब जब इसकी बाज़ाब्ता ऐलान होगा तो उस वक्त ये बंदे भी सामने आ जाएंगे। अब उसकी लीगल जो जस्टिफिकेशन है उसके ऊपर हम ज़ाहिर बात कर सकते हैं, वो नहीं हो शायद हो, लेकिन अमली तौर पर इन्होंने काम कर दिया है। और मुझे डर ये है फ़खर जी कि इस तरह की इतलात भी हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अस्करियत पसंद हैं वो एक बड़ी कार्रवाई भी करेंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बुनियादी तौर पर रिफ्ट है। आज वजारत ख़ारजा में भी मैंने यही सवाल पूछा कि देखें, आप इधर से ऑपरेशन करते हैं, वो भाग के दूसरी तरफ चले जाते हैं, यही है ना। तो मेरा सवाल ये था कि क्या अफ़गानिस्तान से कोई इंटेलिजेंस तावन हो रहा है? तो जवाब हमारी जो तर्जमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, अच्छी खातून है, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये उनकी डोमेन में नहीं था। और बड़ी बातें हैं ना, तो डिफेंस से मुतल्लिक आ जाती हैं, सिक्योरिटी, तो फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो नहीं करते। तो बज़ाहिर ये लग रहा है, जिसकी फुटप्रिंट नज़र आते हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से इंटेलिजेंस तावन पाकिस्तान के साथ नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? इसलिए नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान के जो मिलिटेंट, पाकिस्तान जब इधर से कार्रवाइयाँ करता है, लोग बाकी उधर जाते हैं, तो जो अफ़गान तालिबान है वो ये समझते हैं कि पश्तूनों के ख़िलाफ़ हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान ने एक कार्रवाई भी शुरू की हुई है ना, पश्तूनों को वापस भेजने की, जो अफ़गान नेशनल्स हैं उनको वापस भेजने की। तो वो तो काम ठप नहीं हो गया? नहीं, काम तो ठप इन मैनी वेज हो गया। होता ही है कि ऑपरेशन शुरू होते हैं इस तरह के, बाहर भेजो, वापस भेजो, वापस, फिर कुछ देर बाद ठप हो जाते हैं, ये होता है। लेकिन इसका जो मैसेज गया है अफगानिस्तान में वो तो अच्छा नहीं गया। इनको भेजना नहीं चाहिए था। पहली बात है, ये ऑपरेशन ही गलत था, ये गलत तरीका था कि आप उनको, अफगान जो यहाँ पर मुकीम है, उनको वापस भेजें। वो नहीं जाना चाहते थे। थर्ड जनरेशन है, सेकंड थर्ड जनरेशन जो है वो, और उनको यहाँ पर रजिस्टर करना चाहिए था, यहाँ के सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए। खैर, ये सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब ऑपरेशन जो है वो तो शाह जी दोहा मुज़ाकरात से कोई वो नहीं मिला? कोई दोहा मुज़ाकरात में आसिफ दुरानी साहब पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान में, वो शरीक थे, लीड कर रहे थे पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं काबुल, कतर में, उनके घर पे अफ़गान वफद को भी बुलाया गया था, बातचीत हुई है, लेकिन मामलात वही हैं, ब्रेक थ्रू नहीं मिला, ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई यकीन नहीं है। जो अफ़गान साइड है वो
एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है कि हम टीटीपी को रोक लेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो मामला जो है ना पॉइंट ऑफ जैसे कहते हैं आगे गली बंद हो गई है। शाह जी अफ़गान साइड में भी जिस तरह आपने अभी वो किया ना कि डोमेन नहीं है डिप्लोमेटिक और उसकी, तो अफ़गान साइड पे भी जो है ना वो इसी तरह का डोमेन का बड़ा इशू है। जो काबुल है वो एक डिफरेंट उसकी डोमेन है, और जो कंधार में है वो जो एक इनकी जो मुल्ला जो हब्तुल्ला जो है उनकी हाँ, तो वो कंधारी काबुल है असल में। हाँ, हेडक्वार्टर जो अमली तौर पे तो वो कंधारी है। तो वो भी बड़ा इशू है जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में मेरा ख्याल है कि वो होता है। तो आप बता रहे थे कि ये जो हिदायतुल्लाह सेनेटर हैं वो उनका जो है क्या बैकग्राउंड क्या था? फ़खर जी बहुत ही अच्छी आपने बात की, मुझे याद कराया। ये सेंटर हिदायतुल्लाह ये उन लोगों में है जिनके कबीले के कमो बेश 500 अफराद ये जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें मारे गए। उन लोगों ये प्रो ऑपरेशन में थे, ये प्रो ऑपरेशन में थे। इन्होंने लश्कर बनाए किसके कहने पे? सिक्योरिटी फोर्सेस के कहने पे, हुकूमत के कहने के ऊपर, और फिर ये निशानों में बने। फिर इनकी जो ज़मीनें हैं, माइंस का कारोबार करते थे हिदायतुल्लाह साहब। अच्छा। इनकी ज़मीनों पर जब तालिबान ने कब्ज़ा किया ना इनके इलाकों में, तो इनकी ज़मीनों की नीलामी करके और लोगों को दे दी गई। और एक वक्त ये आया कि ये अमली तौर पे मुझे इनके किसी दोस्त से बात करने का इत्तेफाक हुआ। वो सरकारी अफसर था, उसने बताया कि एक वक्त था कि ये जो हिदायतुल्लाह हैं ये हम दोस्तों से पैसे लेके बेचारा ये हैंड टू माउथ हो गया। एक वक्त था जब अरूज था, तो इनके पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी है। मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को भी, स्टेट ऑफ तमाम पाकिस्तान को जो है रियासत को सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत बड़ी कुर्बानी है, और आम आदमी की जो कुर्बानी है, कितनी रीलोकेशन होती है। तो ये सूरत हाल है। तो शाह जी पॉलिटिकल कंसेंसस का क्या बनेगा? पॉलिटिकल कंसेंसस तो आप बताएं ना कि पीटीआई को सुना बैन कर रहे हैं, क्या कहानी है? नहीं, उससे पहले अगर मैं ये ऑपरेशन का पूछूं ऑपरेशन आपसे, की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या कोई कंसेंसस, क्योंकि ये आवाज़ें तो उठ रही हैं ऑपरेशन के खिलाफ। फ़खर जी अभी तक तो 6 जमातें इसके मुखालफ है। जमात इस्लामी इसके मुखालफ है, JUIF इसके मुखालफ है, ANP इसके मुखालफ है। सूबे में सूबाई सतह पर जाएँ तो PPP भी, इनके सूबाई अहदेदार भी इसके हक़ में बात नहीं कर रहे, मुखालफत में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान जो मोहसिन दावड़ की जो जमात है वो इसके मुखालफ है। PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो इसके ख़िलाफ़ है। तो अभी कंसेंसस तो डेवलप नहीं हुआ। वैसे शाह जी मैं ये समझता हूँ ये जो अब मुखालफत कर रहे हैं ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए अंदर ये तमाम तर जो है ना राज़ी हैं। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि अगर ये ओपनली, और एक जमात का तो हमने नाम ही नहीं लिया ना, PTI तो सबसे बड़ी मुखालफत है। और वो इसलिए मुखालफत है, देखें ये जो मिलिटेंट्स हैं ना, ये PTI को निशाना नहीं बना रहे। ये बड़ी अहम बात है। ये निशाना बनाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो PTI तो मुखालफत कर रही है। यही वजह है मैं जो समझता हूँ कि ये ओपनली जो है ना वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जो है ना ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा जिसने भी ऑपरेशन की सपोर्ट किया ना, तो उसको हमेशा टारगेट किया गया। आप ANP की जो पिछली क़यादत थी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हुए जब ये ऑपरेशन 200 बंदा मार दिया। अच्छा, उसके बाद मौलाना फजल रहमान का देखें, उसके ऊपर उनके अपने ऊपर कितने खुदकुश हमले हुए। तो इस तरह कोई भी जो KP के बेस जितनी भी ये सियासी हों या मजहबी जमातें हों, वो ओपनली कभी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकती। ये इनकी मजबूरी है, पब्लिकली जो है वो इसकी मुखालफत करते रहेंगे। अंदर खाने ये सारी जो है ना वो चाहते हैं कि ऑपरेशन हो। तो ये मेरा ख्याल है इस वजह से अभी वो पब्लिकली, अदरवाइज़ आपको कोई इस तरह की रेजिस्टेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से नज़र नहीं आएगी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ। आप ये बताएं PTI को बैन करने की बात की जा रही है पंजाब से, क्या कहानी है? शाह जी आज जो है ना तकरीबन तमाम पाकिस्तान के मीडिया में ना ये ख़बर वाज़े तौर पे वो छपी हुई थी कि पंजाब हुकूमत की जो पंजाब काबीना है उसने इस हवाले से कोई वर्किंग की है कि PTI के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज कराते हुए ना उसके पाबंदी के हवाले से मुकदमात वो किए जाएँ। और उसमें ये कहा गया कि इमरान खान ने जो है ना 1971 के हालात पैदा करना चाहते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने प्रोपेगेंडा और इस तरह की वो शुरू की हुई है। तो इस हवाले से फिर उन्होंने कहा कि एडिशनल कमिश्नर जो है वो उनको तफवीज़ किया गया कि कंप्लेनेंट बन के ये शिकायत दर्ज करते हुए PTI की जो उसके ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से कार्रवाई कानूनी शुरू की जाए। तो अगर आप किसी सियासी जमात को जो है ना वो पाबंदी लगाने के हवाले से वो देखें, जो तरीक़ाकार है
आइनी और कानूनी तरीक़ाकार, दो तरीक़ाकार हैं। एक है आइन के तहत, आइन का आर्टिकल 17(2) जो है ना, उसके तहत किसी भी सियासी जमात के ऊपर ना पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन उसमें कंप्लेनेंट ना कोई सूबाई हुकूमत बन सकती है, ना कोई इंडिविजुअल बन सकता है। वफाकी हुकूमत जो है एज ए कंप्लेनेंट किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जो सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में लगाई गई थी, पाबंदी तमाम सियासी जमातों के ऊपर, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1988 में चैलेंज किया था उसको। वो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था PLD 416 1988 की, तो उसमें 11 रुकनी बेंच था, उसने एक कंसेंसस से फ़ैसला दिया था। उस फैसले में उन्होंने बाकायदा ले डाउन कर दिया था जो तरीक़ाकार है किसी सियासी जमात को पाबंदी लगाने के हवाले से ना, तो उसमें दो मेन एलिमेंट्स होते हैं। किसी सियासी जमात को आपने पाबंदी भी नहीं लगानी होती, उसके जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं उनके ऊपर 5 साल आप पाबंदी लगा देते हैं कि वो कोई, सुप्रीम कोर्ट भी मेरे ख्याल में इसकी सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये रेफरी के तौर पे काम करती है आर्टिकल 17(2) के तहत। तो वफाक जो है रेफरेंस भेजता है विद एविडेंसेस कि ये एविडेंसेस हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर एक सियासी जमात जो है वो इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर वफाक ये समझती है कि इसको बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फ़ैसला करती है या तौसीक करती है उस फैसले की। एक तरीक़ाकार ये है। दूसरा जो किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का है वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत है, और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी कोई दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हों या इस तरह की, उसके ऊपर उसको शेड्यूल 4 में रखा जाता है, जिसके बाद उसकी मनकूला गैर मनकूला जायदाद और ये सारी चीज़ें ज़ब्त की जाती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में सियासी जमातों को पाबंदी लगाने के लिए ना एंटी टेररिज्म एक्ट भी वो नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ टेररिज्म से रिलेटेड वो जमातों को या इस तरह की वो किया जाता है। अगर सियासी जमात को पाबंदी लगानी है तो वो 17(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजा जाएगा। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो पंजाब हुकूमत है, पता नहीं इनको कौन लीगल इस तरह की एडवाइज़र्स दे रहा है, और इनको अगर हुकूमत पंजाब में भी नून लीग की है, यहाँ पे भी नून लीग की है, अगर ये करना है पाबंदी तो फिर ये वफाकी हुकूमत से ही एक तरीक़ाकार है। तो उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये कोई सियासी जमात ना आज तक जो वही जो ज़ियाउल हक के दौर के बाद जो है वो कोई पाबंदी लगाएगी, और ना ही सियासी जमातें ख़ुद किसी अपने मुखालफिन के ऊपर लगवाती हैं, क्योंकि कल को फिर इनकी भी बारी आ सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। के दौर में नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर नैप, लेकिन उन्होंने जो है ना पाबंदी लगाई, नाम चेंज करके वो आ गए थे, फिर अवामी नेशनल पार्टी हो गई थी। बिल्कुल। अगर आज PTI पे गॉड फॉरबिड शाह जी इस टाइम ना दो सियासी जमातें हैं जिसकी आईने पाकिस्तान में ना पाबंदी बाकायदा उसके शेड्यूल 1 में जो है ना वो लिखी हुई है। एक कन्वेंशन मुस्लिम लीग है जो अयूब खान की थी, उसके ऊपर पाबंदी और वो आइन के शेड्यूल में फिर नहीं उठाई गई थी, और दूसरी थी अवामी मुस्लिम लीग, वो तो 1971 में जब आइन वो हो गया तो उसके बाद वो वैसे ही वो एक और जमात भी है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इसके ऊपर इमरान खान साहब के दौर में साल गालबन 2021 है, ये पाबंदी आयद की गई थी, और वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लगा दी गई थी पाबंदी, लेकिन रेफरेंस नहीं भेजा गया था इलेक्शन कमीशन ने, जो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस नहीं भेजा गया था। और फिर हुआ ये था कि इसी तरीके लब्बैक ने, जिस पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पाबंदी लगाई गई थी, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए तो उसमें हिस्सा लिया, और बाद में एक पूरा मामला है कि किस तरीके से इन्होंने एहतजाज किया और फिर वो पाबंदी उठा ली गई। वही मैंने आपको ऐसी एग्जाम्पल बताया कि वो आइनी तरीक़ाकार से नहीं, वही शेड्यूल 4 में इनको डाला गया था, तो वो कोई परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात। तो ये मेरा ख्याल है कि एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, नो डाउट। हाँ, तो आप बताएं। मैं एक बात बताता हूँ और बात ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान अक्टूबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयर के तौर पे रोटेट करता है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान, उसके जो चेयरमैन है, सदारत उसकी बदलती रहती है। तो हमारे पास आ रही है अभी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर आस्ताना में, तो अक्टूबर में हमारे पास होगी। अक्टूबर में पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहा है, SCO ममालिक के तमाम मेंबर्स, तो मोदी साहब को भी दावत दी जाएगी। बज़ाहिर तो लग ये रहा है कि मोदी साहब आस्ताना में भी नहीं गए तो शायद इधर भी ना आए, लेकिन आज से अक्टूबर तक अगर बैकडोर राब्ते हो जाते हैं पाकिस्तान के और भारत के, तो यू नेवर नो, मोदी साहब भी आ जाएंगे। तो ये खबर SCO में जो इम्पोर्टेंट हैं वो रशिया और चाइना है, क्या वो आएंगे? मेरे ख्याल में रशिया और चाइना दोनों आएंगे। उसकी वजह है कि चाइना भी पाकिस्तान के हवाले से उसकी कोई ऐसी इशू नहीं है, और रशिया भी पाकिस्तान के साथ जो है ताल्लुकात वो बढ़ा रहा है। आपको पता है कि अभी
प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है पुतिन से, जो कि रशिया के सरबराह हैं। तो मेरी इतलात जो सिग्नल्स यही लग रहे हैं डिप्लोमेटिक कि वो आएंगे। शाह जी, रशियन जो प्रेसिडेंट वो था ना पुतिन, उसने पहले इमरान खान के दौर में भी आने का ऐलान किया था, लेकिन जो एक उनका स्ट्रेटेजिक अलाइंस है ना इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक से भी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि रशिया का इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा असला रशिया से लेता है, तो वो उसको इंडिया को नाराज़ नहीं करेंगे। अगर इंडिया नहीं आ रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कि देखें, लेट्स सी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी तो अभी उन्होंने नए मुआहदे किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान उनके साथ उनसे ख़रीदारियाँ कर रहा है, तो यू नेवर नो। क्योंकि देखें ना, पहले तो कभी हुआ ही नहीं था, इमरान खान जाके मिले, फिर शहबाज शरीफ जाके मिले, तो ये इंगेजमेंट की एक नई शक्ल है ना। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। अगर आपने कोई मालूमात देनी है, लीड्स देनी है, तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए। इजाज़त दीजिए।